अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की वो सारी चीज़ें, एडवांस जावास्क्रिप्ट ES6 की वो सारी चीज़ें जो रिएक्ट में आपको ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने लिस्ट बनाई है कि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स कितने तरीक़ों से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, एरो फंक्शंस, एक तो सिंपल फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में और एक एरो फंक्शंस। अगर आप रिएक्ट करने जा रहे हैं तो आपको एरो फंक्शंस से वास्ता पड़ेगा। फिर एरेज के मेथड हैं जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुए हैं, मैप, फिल्टर, और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर, डीस्ट्रक्चरिंग और प्रोमिसेस। ये वो चीज़ें हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके लिए रिएक्ट बहुत आसान हो जाएगी। ज़्यादातर जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ वो रिएक्ट के बेसिक सिंटेक्स में फंस जाते हैं और उनके बेसिक एरर आ रहे होते हैं, तो इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी रुकती है। तो जब आपको पता होगा कि आप सिर्फ एक नज़र डालते ही पहचान जाएंगे, अच्छा ये ब्रैकेट मिसिंग है, ये कोड, ये ब्लॉक जो है फला चीज़ का है और मैंने यहाँ आके फंक्शन लिखना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएंगी चीज़ें। तो ये सारे टॉपिक्स बेसिक हैं मेरी नज़र में, और इसको हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। और हम ये टॉपिक्स जो हैं आपके जावास्क्रिप्ट में भी काम आएंगे, एक आपको जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगी और साथ साथ जावास्क्रिप्ट ES6 वर्जन आ जाएगी जो कि 2016 ECMAScript 2016 कहलाती है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ उसको। What you will cover JavaScript and ES6, ये वर्जन है। अब तो ES आगे के भी वर्जन आ गए, बट ये कि ये ज़्यादातर चीज़ें आप सारे रिजॉल्व करके सब चीज़ें सीख के आप आगे आराम से पढ़ सकते हैं। तो वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में जो है 3 तरीके के होते हैं। एक लेट से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, कॉन्स्ट से डिफ़ाइन कर सकते हैं और वैर से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये 3 चीज़ें, ये आपको वेरिएबल बनाने में मदद होती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेट, कॉन्स्ट और वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, यानी इट्स लाइक अ बॉक्स जिसमें आप कोई चीज़ डाल दें और उस बॉक्स का एक नाम है। जैसे आप फ्रिज में एक कंटेनर में कोई भी चीज़ डाल दें और उसके ऊपर उस चीज़ का नाम लिख देंगे, इसमें ये चीज़ है। तो इसी तरह वेरिएबल भी होता है। मेमोरी में एक स्पेस अलॉट हो जाती है, उसका नाम होता है और उसके अंदर वैल्यू क्या है। जैसे मुझे 10 जो है वो स्टोर करना है, जावास्क्रिप्ट में मुझे 10 का काम है, 10 नंबर स्टोर करना है, तो मैं इसको 3 तरीके से डिफ़ाइन कर सकती हूँ। तो पहले मैं लेट से करती हूँ। तो लेट, अब मैंने एक नंबर स्टोर करना है तो मैं उसका नाम कहूँगी नम, और नंबर बराबर है 10 के। तो ये एक तरीका हो गया। फिर एक तरीका ये हो गया कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इससे भी डिफ़ाइन हो सकता है। अच्छा, सेम नेम नहीं रख सकते दोबारा, आप इसको कह दें ये 20 है इसमें। और एक है वैर, अब इसमें मैं नम 2 रख लेती हूँ, नम 30। तो लेट से भी एक नंबर डिफ़ाइन हो गया जिसमें नाम क्या है वेरिएबल का, नम, और उसको मैंने असाइन कर दी है वैल्यू 10। नम 1 में क्या है 20, नम 2 में क्या है 30। तो ये कॉन्स्ट में और इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है मैं आपको बताती हूँ। कॉन्स्ट का तो बेसिक चीज़ ये है कि कॉन्स्टेंट, यानी आपने एक वेरिएबल बना लिया नम 1, उसके अंदर 20 डाल दिया, अब आप उसको वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। यानी नम 1 में अब मैं अगर जाके कहूँ कि आप 10 डाल दें तो ये एरर दे देगा। जब मैं इसको रन करूँगी तो ये एरर दे देगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। कंसोल में हम जाते हैं, मैं कहाँ से आई हूँ, इंस्पेक्ट करके, ठीक है, और फिर यहाँ मैं कंसोल में आ गई। तो अगर मैं लिखती हूँ लेट कॉन्स्ट a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, अब मैं a में डाल देती हूँ एक अनदर नंबर, तो ये एरर दे देगा।
ये कहेगा कि ए आपने कॉन्स्ट डिफाइन किया है, यानी ए में ए की कोई वैल्यू आप नहीं बदल सकते, तो ये एरर दे देगा। अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट का मतलब है कि जस्ट वन टाइम डिफाइन होता है, तो आप वन टाइम आप ऐसी वैल्यूज़ जो आपकी एप्लीकेशन में जो बार चेंज होनी नहीं है वो आप कॉन्स्ट में रख लें। और ज़्यादातर हम फंक्शन भी कॉन्स्ट में असाइन करते हैं। अच्छा, लेट और वार में ये होता है कि ग्लोबल और लोकल का सिनेरियो होता है। ग्लोबल मतलब कि आपके पूरे प्रोग्राम में सबको पता है कि num2 का वेरिएबल बना हुआ है, तो वो ग्लोबल है। और लेट में क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लॉक में चलता है और ये बाहर नहीं पहचाना जाता। यानी मैं आपको इसकी एग्जांपल से बताती हूँ। लेट एक हम लेते हैं वेरिएबल फ्रूट। लेट फ्रूट इज इक्वल टू मैंगो। अच्छा, अगर आपको स्ट्रिंग लेना है तो आप इसको कोट्स में लेंगे। लेट फ्रूट इज इक्वल टू मैंगो। अब मैं लेट एक ब्लॉक में आ गई। अब मैं यहाँ अगर लिख दूँ लेट फ्रूट इज इक्वल टू पीच, ठीक है, और अब मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करूँगी तो ये मुझे फ्रूट में पीच को एक्सेस करेगा, ना कि मैंगो को, क्योंकि यहाँ जब मैंने इस फ्रूट में पीच डाल दिया है तो ये इसको एक्सेस करेगा। अब अगर मैं आउट ऑफ द ब्लॉक आ जाऊँ और यहाँ मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग फ्रूट, तो ये किसको रेफ़र करेगा? ये पीच को रेफ़र करेगा, ये मैंगो को। तो ये देखेगा मैं किस ब्लॉक में हूँ। ये एक ब्लॉक है, ये इस लाइक दैट कि इस इलाके में पहचाना जाता है बस। अब ये किसको रेफ़र कर रहा है? ये इसको जाएगा, इसको रेफ़र करेगा मैंगो, और ये यहाँ पर आंसर लिख देगा मैंगो। और इधर चूँकि ये अपने ब्लॉक में है तो ये फ्रूट सिर्फ इस वाले फ्रूट को रेफ़र करेगा, एक्सेस करेगा, और यहाँ लिख देगा ये पीच। जब बाय द वे पीच की स्पेलिंग जो है वो ये होगी, ठीक है। तो ये इस तरह काम चलता है लेट का। तो लेट जो है वो अपने ब्लॉक में करता है। अब यहाँ मैंने हालांकि सेम नेम से एक वेरिएबल बनाया, लेकिन इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर ही इसका पहचान सारी इसके अंदर है, तो इसके अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो बाहर वाला फ्रूट है वो अनचेंज रहेगा। आप यहाँ पर इसमें जो भी वेरिएबल डालोगे, यहाँ वाले फ्रूट में कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये इन तीनों के दरमियान फ़र्क था कि लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल है, कॉन्स्ट में आप चेंजिंग नहीं कर सकते, और वेरिएबल जो है ग्लोबल स्कोप पे बनाता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ वार, तो अब जो है ये वार अगर मैं अंदर लिखती हूँ, यहाँ तो मैंने लेट में हटा दूँ। अब अगर मैंने यहाँ ये नहीं लिखा और मैं लिखती हूँ कंसोल कर दो फ्रूट को, तो इस ब्लॉक के अंदर भी मैं फ्रूट को एक्सेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अब आंसर पीच नहीं आएगा बल्कि मैंगो आएगा। इज दैट क्लियर? तो वार जो है वो ग्लोबल स्कोप है, वो ब्लॉक के अंदर भी पहचाना जाता है और ब्लॉक के बाहर भी। जबकि जो लेट कीवर्ड है वो अपने ही ब्लॉक में पहचाना जाता है और बाहर वो किसी और वेरिएबल को चेंज नहीं करता, और अपने ही ब्लॉक में उसको आप एक्सेस करेंगे तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, वरना वो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लेट फ्रूट इज़ इक्वल टू पीच, तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल करती हूँ तो पीच लिखा आएगा। अगर मैं बाहर, अब मैंने बाहर जो है कोई फ्रूट नहीं दिया हुआ, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर मैंने एक वेरिएबल डाला है, तो जो है अब मैं बाहर लिखती हूँ लेट फ्रूट, तो अब बाहर मैंने लिख दिया है, इसको फ्रूट एक्सेस किया। अब बाहर देखें तो कोई भी इस ब्लॉक के बाहर कोई फ्रूट का वेरिएबल मैंने बनाया नहीं है, तो ये क्या देगा मुझे वैल्यू? इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसको क्या देना चाहिए, क्लियर करते हैं पहले इसको। अनकॉट, वो कह रहा है कि मुझे कोई फ्रूट मिला ही नहीं क्योंकि ये बाहर है। ये चीज़, ये वाला कंसोल डॉट लॉग नहीं चला, ये वाला कंसोल डॉट लॉग चला,
फ्रूट इसने पीच रिटर्न किया। लेकिन जब ये वाला कंसोल डॉट लॉग पे हम आए तो फ्रूट उसको मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बाहर लेट में या वार में कोई फ्रूट डिफाइन ही नहीं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो अभी इसने क्या लिखना है, अनडिफाइंड या रेफरेंस एरर देगा या कि इसको कोई फ्रूट का वेरिएबल नहीं मिला। चलें, अब इसको मैं कमेंट करती हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल्स के बाद क्या है, टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं? जैसे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, माय नेम इज़ फाइज़ा, फर्स्ट नेम ले लिया मैंने, वेरिएबल ले लिया मिडिल नेम विच इज़ अजीज़ एंड लास्ट नेम। अच्छा, आप लोग ये ख्याल रखा करें कि जब भी वेरिएबल बनाएं तो सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखें। ये कैमल केस कहलाता है। इससे रीडेबिलिटी भी आसान रहती है। ठीक है, अच्छा भाई, ये हो गया जनाब। अब ये मैंने 3 वेरिएबल्स दिए हैं। एक मिनट, अब मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का फ़ायदा बनाती हूँ। मैं अलर्ट कराती हूँ। अलर्ट एक पॉपअप डाल देता है कि मुझे पहले नेम, पूरे ये तीनों चीज़ें, मुझे अपना पूरा नाम अलर्ट कराना है। तो मैं क्या लिखूँगी, नेम। नेम के बाद मैं कहूँगी कि इसके बाद प्लस का मतलब है कॉन्कैट कर दूँ मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। तो ये तीनों लेगा और ये मुझे अलर्ट करा के दे देगा। ये मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल all.js बनाई है, और अगर मुझे इसको रन करना हो तो मैं इसको स्क्रिप्ट में इस तरह रन करूँ। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग में all.js लिख, स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू all.js, और ये दोनों चूँकि एक ही डायरेक्टरी में बनी है तो डॉट स्लैश यानी करेंट डायरेक्टरी में all.js की फ़ाइल है। ये आपको जावास्क्रिप्ट जो है यूज़ करनी है। तो इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में से रन कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, फायज़ा अजीज़ खान, इसने मुझे तीनों नाम जो तीनों अलग अलग वेरिएबल में थे ये रिटर्न करके अलर्ट में डाल दिया। अब तीनों में गैप नहीं आ रहा, राइट? तो वो इसलिए कि मैंने फॉरन नेम अलर्ट में शो कराया, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। इसने तीनों वेरिएबल को कॉन्कैट कर दिया। अब मुझे बीच में अगर स्पेसेस भी चाहिए तो मैं इधर यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लूँगी स्पेस का, इधर एक स्ट्रिंग यहाँ पर और ले लूँगी इधर। तो अब ये नाम जो है वेट, ये मैंने कुछ किया है क्या, नेम स्पेस प्लस मिडिल नेम प्लस दिस प्लस लास्ट नेम। तो ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, फायज़ा अजीज़ खान। अब ये स्पेस के साथ दे रहा है। तो अब आपको यहाँ अगर इस तरह आप कॉन्कैट करते हैं प्लस के साइन से तो आपको बड़ी मुश्किल होती है कि बहुत सारे प्लसेस लगाने हैं। अब अक्सर क्या होता है, कोड भूल जाते हैं, कुछ यहाँ लगा दिया तो एरर आ गया। तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि आपको जो है ना टेम्पलेट लिटरल्स दिए गए हैं। तो अब अगर यही काम है, ये बार बार हो रहा है, ओके। अब जब मैं यहाँ अलर्ट इसको किसी और तरीके से भी टेम्पलेट लिटरल से करती हूँ तो टेम्पलेट लिटरल अच्छे बार बार रिफ्रेश हो रहे, तो मैं ऐसा करती हूँ कि लाइव सर्वर ऑफ कर देती हूँ, स्टॉप लाइव सर्वर, राइट। और इसको मैं डायरेक्ट खोल लेती हूँ, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, दिस इज बेटर। ठीक है, भी बार बार नहीं चलेगा। तो टेम्पलेट लिटरल्स में क्या होता है, आप बैक टिक्स के अंदर देते हैं सारा काम, और आपने चूँकि ये तीनों वेरिएबल शो कराने, तो आप यहाँ तीनों वेरिएबल शो करा दें आराम से। अपना स्ट्रिंग भी लिख लें,
वैसे मैं लिखती हूँ माई नेम इज़, अब आपको बार बार प्लस और कोड्स देने की ज़रूरत नहीं है। माई नेम इज़, स्ट्रिंग भी आ गया, अब वेरिएबल आना है तो माई नेम इज़, तो मैंने तीनों ये वेरिएबल शो कराने, तो वेरिएबल देते हैं डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में। माई नेम इज़ फायज़ा स्पेस अजीज़, अजीज़ किस वेरिएबल में, मिडिल नेम में, मिडिल नेम, फिर स्पेस, फिर डॉलर कर्ली ब्रेसेस लास्ट नेम। तो अब ये लिखा है माई नेम इज़ फायज़ा स्पेस अजीज़ स्पेस खान। अब इसके मुकाबले में यहाँ मुझे ज़्यादा आसानी रही, ये देखिए मैं अलर्ट कराती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, फायज़ा अजीज़ खान। अगर मैं, ये देखिए ये आ गया। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि अच्छा इसमें एक और मुझे फ़ायदा है टेम्पलेट लिटरल में कि इसमें आप मल्टी लाइन भी कर सकते हैं। आप एंटर डाल देंगे, आपको नई लाइन पे चाहिए माय नेम इज़ फायज़ा अजीज़ खान, ये वाला अलर्ट कमेंट कर रही हूँ, ठीक है। माय नेम इज़ फायज़ा अजीज़ खान, फायज़ा अजीज़ खान जो है सेकेंड लाइन पे आ गया, तो यहाँ आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा इधर आप ये वाला काम नहीं कर सकते, ये एरर दे देगा, ये नो इसमें नहीं। अगर आप जैसे यहाँ पे लिखें, एक और अलर्ट मैं आपको करके बता देती हूँ, ये वाला काम आप सिंगल कोड के साथ नहीं कर सकते। अलर्ट और फायज़ा अजीज़ खान, अब मुझे ये तीनों अलग अलग लाइन में चाहिए और मैं एंटर करूँगी तो ये एरर है। ये काम आप सिंगल कोट्स में नहीं कर सकते, और ये काम आप टेम्पलेट लिटरल के साथ, जहाँ आपको लाइन चाहिए आप एंटर कर दें। मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं एंटर नहीं कर रही। ये आपका टेम्पलेट लिटरल्स कवर है। बस आपको मेक श्योर ये करना है कि वेरिएबल्स आप डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। अच्छा आपका वेरिएबल और टेम्पलेट लिटरल कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है टर्नरी। टर्नरी क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर इफ़ और एल्स का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि मैं एक वेरिएबल लेती हूँ a इज़ इक्वल टू 10। अब मैंने ये करना है कि अगर a में 10 है तो प्रिंट हो जाए माई नंबर इज़ 10, और अगर a में 10 नहीं है तो लिखा आए कि योर नंबर इज़ नॉट 10। तो इसको मैं इफ़ और एल्स में इस तरह लिख सकती हूँ, इफ़ a इज़ इक्वल टू 10 तो आप क्या करें, कंसोल डॉट लॉग करा दें क्या, योर नंबर इज़ 10, और एल्स करा दें कंसोल डॉट लॉग योर नम इज़ नॉट 10। तो अभी इफ़ का ब्लॉक चलेगा क्योंकि a बराबर है 10 के, a इज़ इक्वल टू 10, a में भी 10 है और 10 बराबर होता है 10 के, तो ये कंसोल डॉट लॉग ये वाला चल जाएगा। तो कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ हुआ आएगा, हम इसका कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। योर नम इज़ 10, ठीक है। अब यही वाला काम अगर आपको शॉर्ट कोड में टर्नरी ऑपरेटर से करना पड़े, आप कैसे करेंगे? आप इसको इस तरह लिखेंगे, a कंडीशन पहले देंगे यहाँ पर, a बराबर है अगर 10 के, तो अब या तो ये ट्रू होगा बात या ये फॉल्स होगी ये बात। तो अभी फ़िलहाल तो ये ट्रू है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये वाला काम करना है तुमने, वरना कोलन ये वाला काम करना है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी कि भाई अगर a 10 के बराबर है तो प्रिंट क्या कर दो, योर नम इज़ 10, योर नंबर इज़ 10। और अगर नहीं है, योर नंबर इज़ नॉट 10, तो ये वाला साइड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये लेफ़्ट साइड है, ये जब एग्जीक्यूट होगी जब ये बराबर ट्रू के बराबर होगा, और जब वो फॉल्स होगा तो आपकी राइट साइड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा ये योर नम इज़ 10 लिखा आ जाएगा, तो ये आप इसको किसी वेरिएबल में होल्ड कर लो, लेट मैसेज इज़ इक्वल टू
दिस। अब यहाँ से सिर्फ एक चीज़ रिटर्न होगी, ए बराबर है 10 के, जो कि ट्रू है, तो ये योर नाम इज़ 10 मैसेज में लिखा आ जाएगा। और मैं नेक्स्ट लाइन पे जब console.log मैसेज करूँगी तो लिखा आएगा योर नम इज़ 10। ये लाइन नंबर 37 है, रिफ्रेश करें, लाइन नंबर 37 पे योर नम इज़ 10। ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी कि टर्नरी ऑपरेटर इस तरह यूज़ होता है। इफ एल्स का बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। और अगर मैं ए में 10 की जगह 12 डाल दूँ तो 12 बराबर है 10 के, जो कि बात गलत है, फॉल्स। तो यहाँ लिखा आएगा योर नम इज़ नॉट 10। तो मैसेज में क्या प्रिंट आ गया? योर नम इज़ नॉट 10। आई होप दिस इज़ क्लियर। आप बराबर के अलावा और भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर ए लेस देन है 10 के तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। तो 12 लेस देन 10 नहीं है तो भी यही वाली कंडीशन जो है वो होगी, एग्जीक्यूट होगी। इस तरह आप लिख सकते हैं ए लेस देन या इक्वल टू 12 हो, तो ये इक्वल की कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका योर नम इज़ 10 आ जाएगा। और लेस देन पे भी ये काम करेगा, 10 पे, 11 पे, 9 पे, 8 पे। लेकिन अगर मैं यहाँ 13 लिख दूँ तो 13 लेस देन नहीं है 12 पे और ना ही इक्वल है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और हम यूँ भी लिख सकते हैं बाय द वे कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 12। अगर ए 12 के बराबर नहीं है, जो कि वाकई नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू कंडीशन चलेगी। और अगर ए में 12 है तो ये फॉल्स हो जाएगी। अगर ये ए में 12, तो क्या 12 बराबर नहीं है 12 के, जो कि बराबर है ये दो, तो ये गलत, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अभी 12 है तो यहाँ एक ही जगह लिखा है 12। अब आप इसको आप पढ़ें, 12 बराबर नहीं है 12 के। ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत है, यानी फॉल्स। तो फॉल्स में आप इधर जाएंगे, योर नम इज़ नॉट 10। और अगर यहाँ 12 नहीं, मैं कुछ और देती हूँ 13, तो क्या 13 बराबर नहीं है 12 के? बिल्कुल ठीक बात है ये। तो ये आएगा लिखा हुआ योर नम इज़ 10। अच्छा, अब टर्नरी ऑपरेटर आपका क्लियर है। टर्नरी ऑपरेटर की और कोई एग्जांपल मैं देख लेती हूँ। जैसे आपको आपको चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे मैंने ए में 13 लिया हुआ है जो कि पॉजिटिव है, तो मैं ये भी चेक कर सकती हूँ कि अगर ए बड़ा है 0 से तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है। तो ए अगर बड़ा है 0 से, अगर ये बात ठीक है तो आप यहाँ पर लिखें योर नंबर इज़ पॉजिटिव, और वरना आप लिख दें योर नंबर इज़ नेगेटिव। तो इस तरह की आप चेकिंग लगा सकते हैं। जहाँ आपको सिर्फ दो ही सूरत हाल लेनी हो, तो किसी कंडीशन पे दो ही सूरत हाल हो, तो आप टर्नरी ऑपरेटर आराम से लगाएं। और इसका बेसिक सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया है कि पहले आती है कंडीशन, यहाँ आप कंडीशन चेक करेंगे फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर आपका अगर ट्रू है कंडीशन तो ये ट्रू वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना ये राइट साइड वाला हो जाएगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, टेम्पलेट लिटरल्स हो गए, टर्नरी भी हो गया, एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस आपको जावास्क्रिप्ट में पता होंगे कि एक स्पेसिफिक कोड आपका बार बार रन हो रहा है, रीयूजेबिलिटी इससे बढ़ जाती है कि आपको बार बार एक काम करना है तो आप उसको फंक्शन में रख देते हैं। आप कुछ जितनी दफ़ा चाहे कॉल करें, जैसे कि फंक्शन में एक सम बना देती हूँ। ये सम ले रहा है, ये देता है 3
ये तीन चीज़ें ले रहा है और तीन का सम मुझे ये प्रिंट करके दे देता है। जो भी ये तीन चीज़ें इसको मिली हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो जब मैं इसको कॉल करूँगी तो सम, इसको मैं 3 नंबर देती हूँ 2, 3, 6। तो जब भी मैंने इसको कॉल किया तो ये 2 और 3 6 लेके 2 और 3 6 यहाँ आ गया। x में 2, y में 3 और z में 6। तो इन सब का प्लस करके ये कंसोल कर देगा। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूँगी यहाँ पर तो ये जब तक चलेगा नहीं है फंक्शन, सिर्फ मेमोरी में रिजाइड करेगा। ये बन गया है फंक्शन, तो इसको कॉल करना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए 11 इसने मुझे प्लस करके दे दिया आंसर। तो ये वो फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा बल्कि एक काम कर रहा है। वो सिर्फ ये काम कर रहा है कि उसको जो चीज़ें मिल रही हैं वो उसको प्लस करके दिखा रहा है। अब अगर मैं इधर एक्स वाई जेड की जगह 3 इसको वेरिएबल दे दूँ, जैसे मैं अपना नाम दे देती हूँ फ़ायज़ा, पहले में फ़ायज़ा दे दिया, दूसरे में मैंने अज़ीज़ दे दिया और तीसरे में मैंने खान दे दिया, तो ये इन तीनों को कॉन्कैट करके दिखा देगा। सिंपल, ये कॉन्कैट करके उसने दिखा दिया। वो बस वैल्यूज़ लेता है और वो कॉन्कैट करके दिखा देता है। चाहे आप उसको नंबर दें, चाहे आप उसको स्ट्रिंग दें, उसने उसको प्लस करके दिखा देना। अब यही चीज़ एरो फंक्शन में कैसे होगी? एरो फंक्शन में बड़ी आसानी ये होती है कि आपको फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना। अब आपने सम के नाम से बनाया, तो अब आप लिख देंगे कॉन्स्ट सम। मैंने आपको बताया था सारे फंक्शंस कॉन्स्ट में, ज़्यादातर कॉन्स्ट में जाते हैं, क्योंकि फंक्शन बार बार कोई चेंज होता है। जो उसका काम है स्पेसिफिक कोडिंग है वही रहती है। अब बार बार एक सम का आपने नेम का सम नेम का फंक्शन बनाया और बाद में आप सम में कुछ और डाल दें, ऐसा नहीं होता। तो आपने कॉन्स्ट में ही सम फंक्शंस जो हैं कॉन्स्ट में इनिशलाइज करने हैं। तो कॉन्स्ट सम आ जाएगा और इक्वल टू ये एक फंक्शन के बराबर आ जाएगा। तो आपने ये ब्रैकेट्स लगाने जो यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, और ये क्या ले रहा था, ये भी आर्ग्यूमेंट्स ले रहा था, तो हम भी यहाँ आर्ग्यूमेंट देंगे। ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट फंक्शन बनने जा रहा है। यहाँ आता है फैट एरो, ये है पहचान असल में आपकी, ये आपका एरो फंक्शन है। एंड देन आते हैं आपके कर्ली ब्रैकेट्स, और ये क्या काम कर रहा था, ये कंसोल करा रहा था, प्लस करवा रहा था। तो ये दोनों इक्विवेलेंट बन गए। इसको मैं कमेंट आउट करूँगी क्योंकि दो नाम के फंक्शन, एक ही नाम के दो फंक्शंस हम नहीं बना सकते। तो ये एरो फंक्शन बन गया बिल्कुल सेम, इसका इक्विवेलेंट बन गया ये। तो इसको भी कॉल करने का वही तरीका है, सम, और मैं यहाँ से इसको वैल्यूज़ पास कर दूँ 2, 3, 6। तो ये मुझे आंसर इसको देना चाहिए 11। तो किस तरह एरो फंक्शन आपने बनाया, कॉन्स्ट सम, जो फंक्शन का नाम पहले आप फंक्शन का नाम पहले आप रखते थे, उस फंक्शन कीवर्ड के बाद नाम रखते थे। यहाँ आपने उसको एज ए वेरिएबल ले लिया कॉन्स्ट में, फिर इक्वल कर दिया और आपने जो वैल्यूज़ लेनी थी वो यहाँ ली, फिर फैट एरो आपका आ गया और उसके बाद वही कर ली ब्रैकेट्स। और अगर मुझे इसका आसान तरीका ये है कि आप यूँ भी कर सकते हैं, इसको उड़ा देती हूँ मैं, फंक्शन कीवर्ड हटाएं, कॉन्स्ट लगाएं, यहाँ पर आपने डालना है इस इक्वल टू, और यहाँ बस डालना है आपने फैट एरो। ये आपका एरो फंक्शन तैयार हो गया। अब एक और एरो फंक्शन हम बनाते हैं जो कि सम ही कर रहा होगा लेकिन वैल्यू रिटर्न करेगा। ये तो काम कर रहा है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमने इसको सिंपल कॉल कर लिया। एक और हम फंक्शन बनाते हैं एरो फंक्शन के ज़रिए, कॉन्स्ट ऐड। ये भी 3 वैल्यूज़ ले रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी ले लेते हैं। यहाँ फैट एरो आ गया आपका, और ये क्या कर रहा होगा, ये रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, इन सबको सम करके रिटर्न कर रहा है। अब मैं इसको कॉल कर लूँगी इधर ऐड, और इसको 3 चीज़ें प्रोवाइड भी करूँगी, 4, 6, 9। इसका ये मुझे रिज़ल्ट देगा। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये 4, 6 और 9 लेकर यहाँ गया, इसने प्लस किया और ये रिटर्न कर रहा है।
तो ये कुछ लेकर वापस आया है, ये आंसर वापस लेकर आया है। यहाँ ये कुछ लेकर नहीं आया था, यहाँ ये सिंपल प्रिंट कर रहा था और बस। तो जब यहाँ पे ये रिटर्न कुछ आंसर लेकर आया तो मुझे यहाँ पर इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत पेश आएगी। तो रिज़ल्ट मैंने एक वेरिएबल बना लिया, लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ऐड। तो ये फंक्शन कॉल हुआ और कॉल होने के बाद ये मेरे पास क्या लेकर आया, आंसर। तो जो भी आंसर यहाँ आ गया, अब ये आंसर 9 और 4 और 6 का एडिशन होके रिज़ल्ट में सेव हो गया। तो अब मैं यहाँ पर रिज़ल्ट में जो है वो रिज़ल्ट कंसोल डॉट लॉग करा लेती हूँ। इधर देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 90, जो कि सही है। 9 और 6 और 4 19 बनते हैं। तो ये एरो फंक्शन आपका इस तरह, रिटर्निंग एरो फंक्शन आपको कॉल करना है जब, तो आप उसको एक वेरिएबल में सेव करा दें, सिंपल। अच्छा, ये आपका एरो फंक्शन हो गया जनाब, सिंपल सा। इसी तरह आप मुख्तलिफ किस्म के जितने चाहें एरो फंक्शंस आप बना सकते हैं। ये आपकी एक बेसिक एग्जांपल बन गई यहाँ पर। अब एरो फंक्शंस के बाद क्या रह गया हमारा, एरेज। एरेज के जो ES6 में हमें मेथड्स मिले हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, मैप और फ़िल्टर वगैरह, मैप, फ़िल्टर, फाइंड, एवरी, बहुत सारे मिले हैं। एरेज होते क्या हैं, मुझे बुक्स स्टोर करनी है। मेरे पास 3 तरह की बुक्स हैं। मैं एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट्स, मेरे 10 स्टूडेंट्स हैं सपोज़, और मैंने उन सब का डेटा सेव करना है, उनका नाम सेव करना है। तो एक तरीका तो ये कि मैं यूँ लिख दूँ, स्टूडेंट 1 इज़ इक्वल टू let's say Ali, then again student 2 is equal to, तो so on मैं लिखती जाऊंगी आगे मैंने 10 दफ़ा लिखना है। अगर 10 के अलावा मेरे 50 स्टूडेंट हो तो फिर मुझे 50 लाइनें लिखनी होंगी। तो एरेज क्या होता है कि एक किस्म के वेरिएबल्स को एक जगह जमा कर देता है। तो मैंने एरेज को किस तरह लिखना है, वेरिएबल, एक एरे बना रही हूँ स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं यहाँ उनका नाम लिख दूँगी। अली हो गए, बिलाल, मरियम, तो सबके सो ऑन जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया एरे। एरे सिर्फ ना सिर्फ स्ट्रिंग हो सकता है बल्कि एरे जो है वो नंबर भी हो सकता है। हम एक नंबर का एरे भी ले लेते हैं, इवन नंबर का एरे ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है जनाब, ये हो गया, 2 मैंने एरेज बना लिया। अब आपने अभी तक शायद फॉर लूप पढ़ा होगा कि अगर एरे को मैं चाहती हूँ कि इस एरे के हर एलिमेंट को प्रिंट करूँ, तो मैं किस तरह प्रिंट कराऊंगी, मैं फॉर का लूप चलाऊंगी, लेट I 0 I लेस देन, और ये लूप कब तक चलना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी स्टूडेंट्स की लेंथ तक चलना है। तो मैं I लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ तक चलाऊंगी एंड देन I प्लस प्लस, ये फॉर लूप है। और यहाँ अंदर मैं कंसोल करा दूंगी, कंसोल डॉट लॉग, क्या कराऊंगी, कंसोल डॉट लॉग, हर एलिमेंट, पहले ये I 0 था तो ये 0 इंडेक्स पे चला गया, फिर 1 हुआ, 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, और फिर ये 3 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स से शुरू होता है ये इंडेक्स, मतलब एरे का 0 इंडेक्स मतलब 0 एड्रेस पे अली की वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे उमैर की वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे बिलाल की वैल्यू है, और 3 इंडेक्स पे मरियम की वैल्यू। तो फॉर का लूप मैं इसलिए 0 से चलाऊंगी, I इज इक्वल टू 0। कब तक चलाना है, जब तक I कम है स्टूडेंट की लेंथ तक, यानी लेंथ जो है इसकी 4 है, तो 0 से ये
0 एलिमेंट पे चले, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो 3 तक चलना चाहिए बस। 4 तो इसमें वैल्यू 4 इंडेक्स ही वैल्यू है ही नहीं, तो आई प्लस प्लस हर दफ़ा करेगा। अब मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो मैं लिखूँगी स्टूडेंट्स 0, स्टूडेंट्स 1, स्टूडेंट्स बिलाल। तो इसको मुझे इस तरह लिखना होगा, स्टूडेंट्स 0, स्टूडेंट 1। अब अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँगी तो हर दफ़ा अली की वैल्यू मुझे देगा, तो मुझे यहाँ लिखना है स्टूडेंट आई। तो यानी जब वो 0 पे जाएगा फिर 1 पे जाएगा तो सब की वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे देगा। ये देखें, ये आपका बन गया। ये आपको आपका लूप जो आपके हर एलिमेंट को दिखा रहा है। अब यही काम शॉर्ट फॉर्म में मुझे ES6 में मेथड मिल गया मैप का। मैप अब वो किस तरह करते हैं हम, वो बहुत आसान है, स्टूडेंट्स डॉट मैप। और यहाँ आपने मैप जो क्या करता है वो हैंडल कर लेता है ये सारा फॉर लूप का काम। वो कहता है मैं, उसको पता है मुझे क्या करना है, मुझे स्टूडेंट्स के एरे में यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, लाइन से। आपको इसको आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन स्टूडेंट्स लेंथ, आई प्लस प्लस कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। बस वो कहता है कि मुझे यहाँ जाके करना क्या है। तो भाई मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ फंक्शन में इसको वैल्यू दूंगी। फंक्शन, इट कैन बी लाइक फंक्शन इज दिस। क्या कराना है मुझे, कंसोल डॉट लॉग कराना है, सिंपल वैल्यू ही प्रिंट करानी थी। तो हाँ सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। फंक्शन जो है वो आइटम ले रहा है। मैप क्या करता है, हर जगह जाके मुझे दो चीज़ें देता है, एक आइटम यानी एलिमेंट, उसकी वैल्यू और उसका इंडेक्स जो कि 0 है यहाँ पर। फिर इधर आता है, फिर मुझे ये इसकी वैल्यू देगा, फिर इसका इंडेक्स देगा। तो ये मुझे दो चीज़ें दे रहा है, आइटम कॉमा इंडेक्स। इंडेक्स तो मुझे प्रिंट नहीं कराना, मुझे प्रिंट क्या कराना है, आइटम। तो ये क्या कराएगा मुझे, ये देखिए ये वाला काम इसने कर दिया। बाय द वे यहाँ नाम देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक फंक्शन इसी तरह एनोनिमस फंक्शन कहलाता है, तो यहाँ आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट डॉट मैप में क्या करना है, आपने फंक्शन प्रोवाइड करना है। फंक्शन वो क्या कहता है कि मुझे इन सब के पास जाके क्या करना है, भाई मुझे प्रिंट कराना है। मैप मुझे हमेशा दो चीज़ें देते हैं, आइटम और इंडेक्स, और एक और चीज़ होती है एरे इटसेल्फ। तो वो मुझे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आइटम यानी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग आइटम। और यही काम अगर मैं एरो फंक्शन से करती हूँ, स्टूडेंट्स डॉट मैप, ये मैप आ गया। अब वो कहता है मुझे काम बताओ कि क्या करना है, तो मैं एरो फंक्शंस में लिख दूंगी, आइटम लेकर आ रही है, हर एक अलग अलग एक के पास जाएगा और आइटम लेकर आएगा, कंसोल डॉट लॉग आइटम। अच्छा, आपका अगर एक ही लाइन का कोड है एरो फंक्शन में, ये एरो फंक्शन आ रहा है ना आपका, एक ही लाइन का कोड है, तो आप कर्ली ब्रेसेस हटा सकते हैं, ठीक है। लाइक आपने अभी मैंने इस तरह लिखा था, चूँकि एक ही लाइन का कोड था तो मैं कर्ली ब्रेसेस हटा सकती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये आपका एरो फंक्शन काम कर रहा है, काम करेगा, ये देखिए यहाँ पर ट्रू है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस नंबर पे चलाऊँ मैप और मैं इस इवन एरे को ऑड में चेंज कर दूँ, यानी एक नया एरे मेरे पास आ जाए जो 2 को 3 कर दे, 4 को 5 कर दे, इस वैल्यू को 7 कर दे, इसको 9 कर दे और इसको 11 कर दे, यानी हर एक में +1 कर दे। तो ये हम कैसे करेंगे, हम ये करेंगे नम पे चलाएंगे मैप का फंक्शन। अब इसको अंदर फंक्शन देंगे, पहले तो आप पूरा एरो का सिंटैक्स लिख लें ऐसे, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्या चीज़ें लेकर आता है, ये आइटम। हर आइटम के साथ मुझे करना क्या है, बाय द वे हर आइटम के साथ मुझे करना है कि ये
1 प्लस हो जाए, यानी प्लस प्लस आइटम, और इसको रिटर्न भी कराना है। रिटर्न कर दो, रिटर्न नहीं करेगा तो हमें एक एरे कैसे मिलेगा? मुझे एक नया एरे मिल जाए जिसमें क्या वैल्यूज़ हों, ऑड नंबर की वैल्यूज़ हों। वरना अगर सिर्फ आप यूँ लिख दें तो ये आइटम आप कुछ भी नहीं, ये नम प्लस प्लस करेगा और सिंपल ये कुछ भी नहीं करेगा। या तो आप इसको कंसोल कराएं, या अगली लाइन में कंसोल डॉट लॉग अब आइटम को करा दें। इसने आइटम लिया 2, इसको प्लस प्लस किया, 3 बनाया, अब इस 3 को प्रिंट करा दिया। तो इस तरह आपके पास पूरा एरे जो है ना, यहाँ 3, 5, 7, 9, 11, लेकिन ये कहीं स्टोर नहीं हुआ। तो मैं चाह रही हूँ एज ए एरे किसी और चीज़ में स्टोर भी हो जाए। तो स्टोर कराने के लिए इसको रिटर्न भी कराना होगा। तो मैं इसको ना कंसोल डॉट लॉग करा रही हूँ, तो मैं कहूँगी कि भाई जो भी आइटम लिया है उसको प्लस प्लस करो और उसको रिटर्न भी कर दो। अब जब भी हम कोई चीज़ रिटर्न कराते हैं तो हम हमेशा एक इसको वैल्यू में स्टोर भी कराते हैं। तो हम इसको एक न्यू एरे में ले लेते हैं, न्यू एरे, बल्कि ऑड एरे, ऑड एरे है ये। तो ये जाके ऑड एक एरे बन जाएगा जिसमें क्या वैल्यूज आएंगी, 3, 5, 7 इस तरह। तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, नीचे लिखेंगे इसके लूप के बाहर यहाँ ऑड में देखते हैं क्या वैल्यू आई है। तो नंबर, ये नम एरे था, इसमें हमने मैप चलाया, अंदर एरो फंक्शन हमने हमेशा देना है। हर मैप क्या कर रहा है, हर आइटम पे जाता है, हमें ये आइटम देता है। हमने क्या किया, उसको प्लस प्लस करा के रिटर्न करा दिया। तो ये पहला आइटम 3, 2 का 3 बना, ऑड में आ गया। फिर ये जब 4 पे आया तो 4 का इसने 5 किया, वो भी ऑड में चला गया। फिर 6 आया, उसको प्लस प्लस किया 7 करके, उसको ऑड में उसको ऑड में उसने पुश कर दिया। देन अगेन 8 को उसने 9 करके ऑड में डाल दिया। इस तरह ये एरे पॉपुलेट होती गई। हर आइटम पे ये जाके इसने सब पे ये फंक्शन परफॉर्म किया, रिटर्न किया, और ऑड की एरे हमारी मिल गई हमें। तो लेट देखिए, ये ऑड की एरे इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये मैप ये काम करता है। आपको जब भी एरे के हर एलिमेंट पे कोई एक काम करना हो, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको किसी भी एरे के हर एलिमेंट पे जब कोई एक ही काम करना हो तो आप मैप का फंक्शन यूज़ करेंगे, चाहे वो प्रिंट कराना हो। प्रिंट कराना है सिंपल, तो आप यहाँ ऐसे काम कर लें, स्टूडेंट डॉट मैप, और आपने कंसोल करा लिया आइटम। अगर आपको सब पे जो है वो +1 कराना तो आप +1 करा दें। आपको सबको डबल करना है एरे, डबल, आपको डबल का एक बनाना है फंक्शन, डबल हो जाए हर नंबर, डबल का एरे बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आइटम को, डबल का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, हर आइटम को मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा और डबल में डाल देगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि डबल एरे में क्या आ गया, ये हटा देते हैं। तो देखें हर एलिमेंट डबल हो गया, और ये न्यू एरे हमें मिला है डबल नाम का, ठीक है। तो इस तरह हर एलिमेंट पे ये जाके फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये आपका हो गया मैप। फिल्टर क्या करता है, आप एक ले लेते हैं, इसको मैं कर लेती हूँ नीचे, या एक नया और हम बना लेते हैं एरे, सिटीज तो नहीं, हम नंबर ही लेते हैं, नंबर एरे, नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स ले लेते हैं उसमें, 23, 45, 67, 89। अब फिल्टर का मेथड क्या करता है कि मुझे वो नंबर चाहिए, मैं और बढ़ा लेती हूँ यहाँ पे 2, 3, ठीक है। मुझे वो नंबर चाहिए जो 50 से बड़े हों। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, नंबर्स डॉट फिल्टर,
फिल्टर का है, यानी फिल्टर कर दो इसको, इसमें से सिर्फ वो रिजल्ट लेकर आओ जो कि 50 से बड़े नंबर्स। तो फिल्टर में भी आप एरो फंक्शन लगाते हैं इसी तरह। ये भी क्या काम करता है, ये भी हर दफ़ा आइटम लेकर आता है। तो मैंने क्या किया, कौन से आइटम लेकर आओ, आइटम ग्रेटर देन 50 रिटर्न कर दो। अच्छा ये मैं अगर मैं इसको यूं लिखती हूँ तो ये आप इसको शॉर्ट फॉर्म इस तरह कर सकते हैं। मैंने यूं लिखना था इसको, रिटर्न। जब भी एक ही लाइन रिटर्न हो रही हो, कर्ली ब्रेसेस मैंने आपको बताया था एक ही लाइन जब हो आपके कोड की, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, एक ही लाइन लिखा आ जाए, और ये रिटर्न भी हटा सकते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट भी हट जाएगा, और ये मैप का ये यही कॉल कर। बस ये येलो ब्रैकेट जो है मैप के, ये एरो फंक्शन है आपका छोटा सा। आइटम ले रहा है और दे क्या रहा है, वो आइटम जो ग्रेटर देन 50। तो अब चूंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो मैं इसको पहले लेट ग्रेटर नम इज इक्वल टू दिस। तो इसमें क्या आ गया, मेरे पास एक और एरे आ गया जिसमें ये सारे 50 से बड़े आइटम्स होंगे। इसको मैं देखती हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एल, नीचे इसको कर लेते हैं, इस लाइन को कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं। ग्रेटर नाम 67 और 89 जो 50 से बड़े हैं वो आइटम आपके पास एज एन एरे आ गए, ये देखें, ठीक है। और हाँ 50 से बाकी सब छोटे थे। अगर आपको चाहिए कि वो आइटम चाहिए मुझे जो आइटम जो 50 के बराबर ना हो, वो आइटम चाहिए मुझे जो सिर्फ एक आइटम नहीं चाहिए जो इज़ नॉट इक्वल टू 67। तो 67 के अलावा बाकी हर रिजल्ट आपके पास ग्रेटर नम में आ जाएगा। सारे एलिमेंट्स आ गए सिवाय 67 के, क्योंकि आपने लिखा था आइटम इज़ नॉट इक्वल टू 67। तो ये इसने 67 के अलावा हर चीज़ आपको रिटर्न कर दी। तो ये रिएक्ट में बड़ा उस वक्त काम आता है कि जब आपके पास एरे हो और आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया आपने एक चीज़, तो सिर्फ आप उसकी आईडी पास करते थे कि भाई इसकी आईडी ये ना हो, बाकी सब मुझे दे दो। तो आप स्टेट में फिर वो पॉपुलेट करा लेते। तो ये फिल्टर मेथड वहाँ बड़ा काम आता है। और अगर आपको चाहिए कि भाई जो भी आपको यहाँ कंडीशन लगानी है आप लगा दें, या सिर्फ वही आइटम रिटर्न करो जो बराबर है 67 के, तो ये सिर्फ 67 लेकर आएगा आपके पास एरे में एक ही एलिमेंट। तो जो आपकी इस सिनेरियो पे डिपेंड करता है वहाँ वो आप रिटर्न कराएं। अच्छा जब आप यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखते और कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते, तो इसी लाइन में एक ही लाइन का अगर आपको कोड है तो आप यहाँ शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ भी मैं ये काम, ये जो मैंने अभी आप डबल एरे बनवाया था नम डॉट मैप और फिर ये एरो फंक्शन में रिटर्न कराया था आइटम 2, तो इसको मैं एक ही लाइन में लिख लेती हूँ। पहले तो एक लाइन में लिख लेते हैं इसको, एरो फंक्शन ये इधर से इस तरह गया। तो जब भी एक ही लाइन में कोड आता है तो कर्ली ब्रेसेस भी गायब हो जाते हैं और रिटर्न भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये एक ही लाइन अगर है तो मुझे यही रिटर्न करना है, सिंपल। तो ये आपका शॉर्ट काम हो जाता है। ये मैप के अंदर आपका एरो फंक्शन आ गया, और इसको भी अगर एक ही लाइन में लिख लें तो बिल्कुल एक ही लाइन में डबल का आपका फंक्शन बन गया। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अच्छा अब ये काम हो गया एरेज का। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम सिर्फ रिएक्ट के हवाले से पढ़ें तो हम ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स सिंपल क्या होते हैं कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ह्यूमन कैन सी, उसकी अब क्या है, उसका नेम होता है ह्यूमन का, उसकी एज होती है, उसका सरनेम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट है, उसका क्या होता है, नेम होता है, उसका रोल नंबर होता है, उसकी क्लास होती है, उसकी एज होती है। तो हर जब भी आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, तो
तो आपकी कुछ एंटिटीज़ होती हैं, जैसे आपने एक एम्प्लॉय का एडमिन पैनल बनाना है कि एम्प्लॉय आएगा, वो रजिस्टर करेगा, वो लॉगिन करेगा, वो एम्प्लॉय नए बना सकता है, ऐड कर सकता है, एम्प्लॉय डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो एम्प्लॉय आपकी मेन एंटिटी है। तो एम्प्लॉय जो है ना, तो आपने क्या करना है, एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट लेना है। तो मैं एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कर्ली ब्रेसेस दें और की वैल्यूज का पेयर होता है कि एम्प्लॉय में क्या है, नेम, एम्प्लॉय का नेम होता है। आपने एक एम्प्लॉय बना दिया फायजा, मैं ही बन जाती हूँ, कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू एज, एज आ गई यहाँ पर मेरी, एज आ गई, एंड देन अगेन कॉमा, लेट्स सी एम्प्लॉय का क्या होता है, ER नंबर होता है, मे बी किसी के एम्प्लॉय नंबर कह लेते हैं हम, एम्प्लॉय नंबर कुछ भी दे देते हैं, फेक सा EM201, ठीक है। तो ये सारी क्या है, की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू। इट कैन बी अ नंबर, और बाय द वे नंबर कैन नॉट बी इन स्ट्रिंग, नंबर को ऐसे ही डालना होता है, और ये स्ट्रिंग में वैल्यूज़ गई, ये आपकी स्ट्रिंग है, और हर की वैल्यू को के दरमियान कॉमा है। सबसे लास्ट वाले में आप कॉमा ना लगाएं, लगा भी दे तो कोई मसला नहीं। और ये क्या है, की कोलन और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर आप इसको कंसोल करके देखें कि क्या बनाया आपका ये एम्प्लॉय, तो हम देख लेते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट बना है जिसमें नेम फायजा है, एज 36 है और एम्प्लॉय नंबर है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आपको सिर्फ कंसोल कराना हो मेरा नेम, तो एम्प्लॉय डॉट नेम लिखें, तो एम्प्लॉय डॉट नेम फायजा। और अगर आपको मेरा एम्प्लॉय नंबर चाहिए तो एम्प नाम लिख लें, तो आपके पास ये एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, EM this। तो हर वैल्यू को आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट एज, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर। और एक ये तरीका भी होता है और एक इस तरह भी लिखते हैं, बाय द वे अंदर आप एम्प्लॉय नाम लिखते हैं, लेकिन कोड्स में लिखना होगा, ये की एरे की तरह नहीं कि वो 0 1 2 3, यहाँ पर कोड्स में लिखना होता है, की को कोड्स में लिखेंगे। तो एम्प्लॉय 201 इसने दे दिया। अगर मुझे नेम चाहिए तो मैं नेम लिख दूंगी, तो यहाँ आ जाएगा फायजा। क्लियर है ये चीज़? तो बेहतर है कि आप डॉट से एक्सेस करें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये इस तरह आ जाएगा। ऑब्जेक्ट्स भी हमने देख लिए। स्प्रेड ऑपरेटर, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर बाय द वे कहते किसको हैं, 3 डॉट्स को। क्या है ये, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया लेट्स सपोज, जो कि ले रहा है 3 वैल्यूज़ A, B, C। एरो फंक्शन ही बना रही हूँ मैं, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, इनको सम, इनका सम रिटर्न कर रहा है, A प्लस B प्लस C। तो इसको मैं एक नाम दूँगी, ये है सम का एरो फंक्शन, चले ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, इसको कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक ही लाइन रिटर्न कर रहा है, इन सब का सम रिटर्न कर रहा है। अब ये 3 वैल्यूज़ इसको मुझे देनी भी है, मैं कॉल करूँगी सम। तो मैंने कहा यार मैं हर दफ़ा 3 वैल्यूज़ दूँगी, तो मेरे पास एक एरे बना हुआ रखा था एर, जिसका मुझे सम मालूम करना था। इसमें 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये एरे में तीनों वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब अगर मैं यहाँ एरे लिख दूँ तो यहाँ तो एक चीज़ जा रही है और वहाँ वो 3 चीज़ें ले रहा है, तो ये तो एरर आ जाएगा इस तरह। तो स्प्रेड ऑपरेटर से क्या होता है, मैं कह रही हूँ कि मुझे ये 3 वैल्यूज़
यहाँ पे इसको भिजवानी है A, B एंड C को। तो एरे में तो मैं नहीं भिजवा सकती, तो मैं चाह रही हूँ कि एरे का एलिमेंट अलग अलग होके ये A में चला जाए, ये B में, ये C में। तो यहाँ मैं लिख दूंगी इस तरह डॉट 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 एरे। तो ये क्या करेगा, इस एरे को ओपन कर देगा, बिल्कुल अलग अलग 3 वैल्यूज लेके चला जाएगा। यानी ये बिल्कुल इसके बराबर है कि मैंने ऐसे लिखा है 3,7,89, या मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं। ये मैंने एरे में डाला हुआ था वैल्यूज़ को, तो ये इस तरह मैंने इसको भिजवा दिया, सिंपल। अगर मेरे एरे में 2 वैल्यूज़ होती, अब वहाँ तो 3 जा रही हैं, तो मैं ये कर सकती थी कि पहली वैल्यू मैंने 2 A में चली गई और बाकी ये जो 2 वैल्यूज़ हैं B और ये C में चली गई। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट A में चला गया और बाकी एरे में 2 वैल्यूज़ मैंने 2 एरेज से ले ली जो उसने प्लस करनी है, तो डॉट 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 एरे। तो ये दोनों को खोल देगा, वैल्यूज़ को ये खोल देता है, स्प्रेड कर देता है, और ये यहाँ तीनों वैल्यूज चली गई। इसका सम हम देखते हैं क्या आंसर आया। कंसोल डॉट लॉग कराएंगे पहले तो, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, तो इसको हम सबसे पहले या तो यहाँ इसी को ही कंसोल डॉट लॉग करा लें, या इसको एक वेरिएबल में लेके उसको कंसोल डॉट लॉग करें, जैसे कि हमने अभी पहले भी किया है। तो ये देखें 98 आ गया आंसर। अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि किस तरह जा रहे हैं। सम को जब आपने कॉल करना था तो आपने क्या करना था, 3 वैल्यूज़ देनी थी। अब 2 मेरे पास एरे में पड़ी थी, अब मैंने कहा मैं अलग से यहाँ लिखूँ, तो मैंने कहा पहली तो A में तो 2 चली जाएगी और डॉट 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 एर लिख दिया, यानी ये दोनों वैल्यूज़ खुल के चली गई। तो आप बच गए कि आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ मुझे सम रिटर्न करना है 4 वैल्यूज़ का, यहाँ भी मैं 4 कर लेती हूँ और ये चारों की चारों मैं एरे में डाल दूँ, तो ये मुझे बड़ी आसानी नहीं है कि मैं इस तरह लिख दूँ कि पूरा एरेज में भाई ये वैल्यूज़ पड़ी हैं, उठाओ इन चारों को और ये A, B, C और D में डाल देना। तो ये है स्प्रेड ऑपरेटर का काम या कमाल। और इसका एक और काम है कि अगर मैंने 2 एरेज बनाए हुए हैं, एक एरे बनाया है एरे 1, इसमें 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं, और एक बनाया है एरे 2, इसमें भी 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं। बाद में मुझे ख्याल आया कि ओ मुझे तो ये एक ही एरे बनाना था जिसमें 1 2 3 4 हो, तो अब क्या करें। तो अब मैं या तो ये काम करूं कि एक तीसरा एरे बनाऊं और इसमें लिखूं, खुद से लिखूं 1, 2, 3, 4, या एक और तरीका है कि मैं या तो ये वाला तरीका करूं, इसको कमेंट करते हैं, या फिर मैं क्या करूं, मैं लिखूं एर 1 डॉट कॉन्कैट का मेथड कॉल कर लूँ, डॉट कॉन्कैट एर 2, यानी एरे 1 और एरे 2 को मिला दो और एरे 3 में रख दो, तो ये भी इसी तरह बन जाएगा। एरे 1 का 1 2 लेगा और एर 2 का 3 4 लेगा। या फिर आप एक और काम करें, इसको भी मैं कमेंट में रख देती हूँ, या फिर आप एक और काम करें, आप यूँ करें कि एक एरे बन जाए एरे 3, जिसमें पहले डालो वैल्यूज़ एर 1 की, या 1 2 खुल के आ जाएगा, देन अगेन कॉमा, देन वैल्यूज़ डाल दो एर 2 की। तो अब क्या आंसर आ जाएगा इसका, एरे 1 को खोल के डाल देगा 1 2 और इसको खोल के डाल देगा एरे 2 को 3 4। तो एरे 3 अब क्या बन गया, ये बन गया आपका 1 2 3 4। एरे 3 को हम कंसोल कराते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 नया एरे बन गया। और एक और चीज़ ये है कि अगर एरे 1 में अलग वैल्यूज़ हैं और एरे 2 में अलग वैल्यूज़ हैं, अब मैंने कर दिया एरे 1 बराबर एरे 2 में डाल दो एरे 1 को,
यानी एरे 1 की क्या वैल्यू है 1 2, तो एरे 2 में अब क्या आना चाहिए 1 2, ये रिप्लेस हो जाएगा तो 1 2 ही आ गया। तो अब अगर मैं किसी एक में भी चेंज करूँगी ना, एरे 2 के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा था 1 पड़ा है, क्योंकि अब मैंने इसको कॉपी कर दिया। तो अगर मैं चेंज करती हूँ और 9 डाल देती हूँ तो ये अब एरे 1 में भी 0 इंडेक्स पे 9 चला गया। तो यानी जब आप इक्वल करके असाइन करते हैं एक एरे को दूसरे में तो एक ही, वो दोनों एक ही एरे बन जाते हैं। अब एरे 1 भी उसका नाम है, एरे 2 भी, यानी मेमोरी में एक ही जगह है और दोनों उसी जगह को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इसमें चेंज करेंगे तो एरे 2 में चेंज हो जाएगा, एरे 2 को चेंज करेंगे तो एरे 1 में चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ी मुश्किल है कि अगर आप एक में चेंज कर रहे हैं तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपको अगर एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी ही करना है तो आप इस तरह करें। मैं एरे 2 में एरे 1 को कॉपी करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँ 3 4 की जगह, मतलब मैं चाह रही हूँ कि 1 2 आ जाए, तो मैं इसको इस तरह कॉपी नहीं करूँगी, मैं इसको इस तरह कॉपी करूँगी डॉट 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 एड 1। तो अब एरे 2 में क्या आ जाएगा मेरे पास, वो वैल्यूज़ जो एरे 1 की हैं, ये आ गया एरे 2 मेरे पास, ये देखें उसमें 1 2 आ गया। अब अगर मैं एरे 2 को चेंज कर दूं, लेट सपोज मैं चेंज कर देती हूँ एरे 2 को, एरे 2 के 0 इंडेक्स पे 1 2 था 1 था तो मैंने उसमें 9 डाल दिया। तो अब चेंजिंग कहाँ हुई एरे 2 में, लेकिन एरे 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, वो अनडिस्टर्ब्ड है। तो इस तरह असाइन करने में सिर्फ एरे 2 में वैल्यूज़ अगर आप चेंज करेंगे तो सिर्फ एरे 2 डिस्टर्ब होगा, एरे 1 डिस्टर्ब नहीं होगा। इस तरह आपकी ओरिजिनल वैल्यूज सेव रहती हैं। ठीक है, तो ये स्प्रेड ऑपरेटर की सारी चीज़ें थी आपके पास जो आगे। ओके, अब क्या रह गया आपका डीस्ट्रक्चरिंग। हाँ, डीस्ट्रक्चरिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया था, हम ऑब्जेक्ट की डीस्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है इधर। मुझे ऑब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, नेम एज एंड एम्प्लॉय नंबर। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तीनों प्रिंट करूँ, तो मैं 3 दफ़ा कंसोल डॉट लॉग करके लिखूँगी एम्प्लॉय डॉट नेम, फिर एक में लिखूँगी एम्प्लॉय डॉट एज और अगले में एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नम। तो ये 3 दफ़ा मुझे लिखनी होगी और हर दफ़ा एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय डॉट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म एक और है, मैं क्या करती हूँ वेरिएबल बना देती हूँ 3 उसी नाम के जिस नाम की कीज़ है, नेम कॉमा एज कॉमा एम्प्लॉय नाम। अब ये मैंने बिल्कुल कर्ली ब्रेसेस में क्यों रखा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स से मुझे निकालने। अब मैं कहूँगी ये नेम और ये एज और ये एम्प्लॉय नंबर्स की वैल्यू है ना, ये आप एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से लेकर आए। ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये नेम को ढूंढेगा इसमें और ये नेम के अंदर फायजा लेकर आ जाएगा। ये वेरिएबल बन गया नेम, ये की नहीं है, ये वेरिएबल बन गया एक नेम का जिसमें अब वैल्यू आ जाएगी फायजा। और एज बन गई है, एज की में वैल्यू आएगी एम्प्लॉय के अंदर से। और एम्प्लॉय नम एक वेरिएबल बन गया जो कि वैल्यू ले रहा है इधर एम्प्लॉय नम से। ये 3 वेरिएबल बन गए, लेकिन आप मेक श्योर करें कि ये नाम और ये नाम सेम रहे। ठीक है, ये दोनों को सेम रखना है। अब आप कंसोल करा लें तो अब आपको एम्प्लॉय डॉट नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली नेम लिखें तो आपको फायजा रिटर्न करेगा। फायजा रिटर्न कर दिया उसने। ठीक है, अब इसी तरह एज करवा लें, एज आ गई। अब ये आपका डीस्ट्रक्चरिंग है, यानी एम्प्लॉय से अगर आपको तीनों अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए तो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर तीनों वेरिएबल्स के नाम दें। ये वेरिएबल भी बन गए और यहाँ से वैल्यूज़ भी उठकर आ गई। अगर इसी तरह यही काम आपको एरे में करना हो, लेट सपोज एरे में से देखते हैं हम। एक एरे बना हुआ है, हम ले लेते हैं एक एरे। एरे किस नाम का नहीं बना हुआ,
नम 4 ले लेते हैं हम, 2,4,5,6। अब ये सारी मुझे अलग अलग वेरिएबल्स बनाने, एक में 2 आए ना, एक में 4 आए, एक में 5, एक में 6। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ नाम दे दूँगी A, B, C, D। इस A, B, C, D में ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आनी है, नम 4 से आनी है। तो नम 4 से A में आ गया, B में 4 आ गया, C में 5 आ गया और 6 में D में 6 आ गया। देखते हैं कि क्या आया हमारे console.log कराते हैं। ए में क्या है, ए में 2 आना चाहिए बाय द वे, तो ए में 2 आ रहा है। बी में क्या आया, बी में 4 आएगा। तो एरे से वैल्यूज, ये एरे है ना नम 4, 2, 4, 5, 6, यानी उसने एक्सट्रैक्ट कर ली वैल्यूज, हर एलिमेंट को आपने नाम दे दिया, ए, बी, सी एंड डी। आप बाय द वे यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं और ये अब आप अलग अलग एक्सेस करें। अब आपको यूं लिखने की जरूरत नहीं है नम 4 पे जो 1 पे पड़ा है वो वाली वैल्यू लेकर आओ, नहीं। अब आप डायरेक्ट लिखेंगे बी सेकंड वैल्यू लेकर आओ, सी थर्ड वैल्यू एंड डी इज फोर्थ वैल्यू। ये देखें 4 लेकर आ गया, 4 सेकंड वैल्यू थी, बी सेकंड पैरामीटर है, सेकंड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये आपकी डी स्ट्रक्चरिंग। अब आपका प्रोमिसेस, लास्ट टॉपिक एट लास्ट। डिस्ट्रक्चरिंग के बाद प्रोमिसेस आ गया। प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस या तो फुलफिल होता है या नहीं होता, यानी वादा या तो वफा होता है या वादा वफा नहीं होता। प्रॉमिस बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, ये वो काम है कि कोई काम करो, अगर ये काम हो जाए, अगर ये काम सही है तो तुम ये वाला काम कर देना, और अगर ये काम ना हो तो ये दूसरा वाला काम कर देना। तो प्रॉमिस एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो आप उसमें दो फंक्शंस देते हैं कि रिजॉल्व या रिजेक्ट। यानी अगर प्रॉमिस ठीक चल रहा है, आप किसी कंडीशन पे चेक करते हैं कि भाई ये कंडीशन है, तो तुम अगर सही हो तो रिजॉल्व का फंक्शन चला देना, वरना तुम रिजेक्ट का फंक्शन चला देना। तो ये हम प्रॉमिस को इस तरह कॉल करते हैं। तो मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले तो हम वेरिएबल लेते हैं प्रॉमिस और उसको न्यू प्रॉमिस बनाते हैं। न्यू बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस होता है, तो आप इसको इस तरह लिखते हैं न्यू प्रॉमिस, पी बड़ा है इसका, ठीक है, ये बिल्ट ये कीवर्ड है, ये आपका प्रॉमिस बन गया। आप इसको कॉल करेंगे। ये जो पैरामीटर्स में फंक्शन हमें देता है, क्या क्या फंक्शन देता है, एरो फंक्शन देता है। ये आपका एरो फंक्शन आ गया। प्रॉमिस के अंदर ये एरो फंक्शन आ गया। ये हमें दो चीज़ें दे रहा है ये प्रॉमिस, ये जो न्यू प्रॉमिस बनने जा रहे हैं ना, हम नया प्रॉमिस बना रहे हैं जो जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन है, तो ये हमें दो चीज़ें देता है, एक रिजॉल्व, एक रिजेक्ट। ये रिजॉल्व जब चलता है जब आपकी जो कंडीशन जो भी आप मैच करवाना चाह रहे हैं वो ट्रू होगी, वरना रिजेक्ट चलेगा आपका। रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक वेरिएबल मैं लेती हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 10। अगर ए में 10 होना तो मेरा रिजॉल्व का फंक्शन चले, यानी सही, और अगर 10 ना हो तो रिजेक्ट चलता है। तो मैं यहाँ टर्नरी ऑपरेटर में लिख देती हूँ ए अगर बराबर है 10 के, तो क्या करें, रिजॉल्व का फंक्शन कॉल कर दो, सॉल्व का फंक्शन कॉल कर दो और क्या रिस्पॉन्स लेकर जाना, याहू, क्योंकि मेरा फंक्शन रिजॉल्व का चला है। वरना अगर ए में 10 ना हो तो क्या करना, राइट साइड का रिजेक्ट कॉल कर देना और ओहो लिखा जाए इसमें। तो अब ये जब प्रॉमिस बनेगा तो ये अंदर आएगा फंक्शन में, तो अब ये देखेगा कि ए में क्या है, तो 10 है, तो ये रिजॉल्व का फंक्शन चला देगा और ये मैसेज लेके जाएगा। और अगर 10 नहीं होता तो ये फंक्शन चलाता और ओहो लेके जाता। अब ये सारा काम इसने करके रख लिया और प्रॉमिस को दे दिया। अब ये मेरा वेरिएबल है, यहाँ मैं कुछ भी नाम रख सकती हूँ। मैं इसको बाय द वे
ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, तो माई प्रॉमिस कर दें। दिस इज़ माई वेरिएबल, और ये प्रॉमिस कीवर्ड है जो हम न्यू बना रहे हैं, बिल्ट इन कॉल कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। अब ये मेरा वेरिएबल बन गया प्रॉमिस, जो कि दो फंक्शन लेगा और उसको चेक करेगा, या तो रिजॉल्व चलाएगा या रिजेक्ट चलाएगा। अब मैं कॉल करूँगी इस माई प्रॉमिस को, माई प्रॉमिस। अच्छा, सॉरी अबाउट द वॉइसेस बिहाइंड माई बैकग्राउंड, क्योंकि आपको पता है कराची में शोर बहुत है और बहुत सारी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो माजरत है उसके लिए। अच्छा, माई प्रॉमिस आपने कॉल किया इस तरह। अब आप यहाँ पे दो फंक्शंस चलाते हैं। दो क्या फंक्शंस चलाते हैं? डॉट देन एंड डॉट कैच। देन कब चलता है? जब ये फंक्शन यहाँ पर ये वाला चलेगा तो ये डॉट देन चलता है, और अगर ये वाला कॉल हुआ होगा तो ये डॉट कैच चलता है। ये दोनों इस तरह कॉल होते हैं, और ये दोनों अगेन दोनों एरो फंक्शन दोबारा लेते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे समथिंग, और ये भी ये काम करता है कि एरो फंक्शन ले रहे हैं दोनों। आप एरो फंक्शन ना लें, आप सिंपल फंक्शन में काम कर लें, कोई मसला नहीं। तो एरो फंक्शन की आदत होनी चाहिए रिएक्ट में काम करने। अब ये अगर कंडीशन वहाँ फुलफिल हुई हुई थी तो ये माई प्रॉमिस डॉट देन में आ जाएगा, और अगर ये वाली चली थी तो ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैंने एक इसको मैसेज भी भेजा है, तो मैंने कहा कि अगर डॉट देन में आया है इसका मतलब ये वाला फंक्शन चला है, तो ये डॉट देन में आया होगा। तो मैंने इसको कहा कि कोई रिस्पॉन्स लेकर आए हो तो उसको दिखा दो। अब चूंकि एक ही लाइन है तो मैं कर्ली ब्रेसेस हटा देती हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग कर दो जो भी रिस्पॉन्स लेकर आए हो। अगर तुम सही चले हो तो डॉट देन में है, और अगर तुम ये वाला चला है तो तुम जो रिस्पॉन्स लेकर आए हो तुम वो मुझे कंसोल डॉट लॉग कर दो। एक ही लाइन में है तो मैं ब्रैकेट्स एक तो कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट्स मैंने उड़ा दिए। तो अब डॉट देन चलेगा या डॉट कैच चलेगा, अब यहाँ से डिसाइड होगा कि कौन सा चलेगा। तो पहले तो क्या बना, एक न्यू प्रॉमिस बन के माई प्रॉमिस में डल गया, अभी कुछ भी नहीं होगा काम। अब जब मैंने यहाँ कॉल किया माई प्रॉमिस डॉट देन एंड डॉट कैच, अच्छा ये मैंने आपकी आसानी के लिए अलग अलग लाइन पे लिखा है, इसको आप इधर ऐसे भी कर सकते हैं और फ़ौरन ही डॉट देन के बाद डॉट कैच इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए यहाँ आसानी के लिए यहाँ अलग लाइन पे इसको लिख लिया था। तो अब जनाब ये कंडीशन चूँकि ट्रू है, 10 बराबर होता है 10 के तो ये चलाएगा रिजॉल्व या। अब ये फ़ौरन ये फंक्शन लेके यहाँ आ जाएगा डॉट देन में। तो रिस्पॉन्स क्या आया था? याहू, तो ये कंसोल कर देगा याहू। अच्छा भाई, रिजॉल्व इज नॉट डिफाइंड, ओके क्या कह रहे हैं? रिजॉल्व इज नॉट डिफाइंड प्लीज़, हाँ बिल्कुल नहीं डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ वैल्यू मैंने यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत दी हुई है। रिजॉल्व अब देखते हैं याहू, क्यों याहू चला ये कि ये यहाँ पर A10 के बराबर था तो यहाँ पर इस तरह आ गया। अगर मैं यहाँ 10 के बजाय दे देती हूँ 111 तो अब ये बराबर नहीं है, तो ये रिजेक्ट द फंक्शन चलाएगा, ओहो आ जाएगा, ये कैच में आ जाएगा, ओहो। अच्छा, अगर हम यहाँ दो कंसोल डॉट लॉग चलाते हैं तो इसको तो पहले ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि अब दो लाइनें करने जा रही हूँ ना मैं। कंसोल डॉट लॉग जो रिस्पॉन्स लाया है यहाँ से वो भी चलाए और मेरा अपना कोई मैसेज भी चलाए, आई एम इन कैच मेथड, और एक यही चीज़ मैं यहाँ भी कर लेती हूँ। ये काम यहाँ पे भी कर लेते हैं।
रिस्पॉन्स भी करे और आई एम इन देन मेथड। और जितने आपको काम जो काम ऐसे कराने हो कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो तो आप वो यहाँ करा लें। तो अब मैंने 2 प्रिंट कराए मैसेज, आप कोई कैलकुलेशन कराने, कोई एक्सप्रेशन रन करनी है, स्टेटमेंट रन करनी है, लूप चलाना है, जो काम आपको करना है यहाँ करना है। और अक्सर APIs आपको चलानी होती हैं, तो API आप इस तरह चलाएंगे कि रिजॉल्व में आप API चलाते हैं और .den। अगर API रन हो गई है तो फिर आप आगे जो है डाटा जो है दिखा सकते हैं अपनी UI में। तो ये प्रॉमिस वहाँ काम आता है। ओ आई एम इन कैच मेथड, उसने पहले रिस्पॉन्स प्रिंट किया, फिर आई एम इन कैच मेथड, फिर दूसरा कंसोल प्रिंट किया। क्यों प्रिंट किया? क्योंकि वहाँ मैंने 1 दिया हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें उसने कर दी। अगर ये दोनों चीज़ें चलनी होती, जब चलनी होती जब आपका ये ट्रू होती कंडीशन, तो ट्रू पे ये चल जाएगा। याहू आई एम इन देन मेथड, ठीक हो गया। तो ये आपका प्रॉमिस भी हो गया। अब आई होप कि आपको बहुत ये मैंने फास्ट और कॉम्पैक्ट सेशन रखा था ये सारी चीज़ें समझाने का। आप वीडियो देख के दोबारा इसको गो थ्रू करें, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको रिएक्ट के लिए प्लस ES6 के लिए बेसिक, आई थिंक इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना रह गई हो। बस ये है कि आपको जो बेसिक क्लियर हो गई है, इसको फिर आप लेकर आगे सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब समझ में आएगा और आपका लर्निंग का सफ़र जारी रहेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।